नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट की दाखिल। 25 अप्रैल को ज्ञापन में लगेगा कोर्ट। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। ट्रस्ट को धमकी भरा मेल मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अयोध्या के साइबर थाने में दर्ज की गई एफआईआर। ऋषिकेश एम्स में 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले जेपी नड्डा, मानवता के उत्थान में चिकित्साओं को अहम भूमिका। रुड़की पुलिस ने किया 90 लाख की चोरी का खुलासा। 90 लाख की नकदी और जेवरात चोरी की घटना पर पुलिस का बयान। 60 लाख रुपए नकद, जेवर और समेत कार की बरामद। हल्द्वानी के बनफुलपुरा में 2 दिनों में 18 अवैध मदरसों के खिलाफ कार्यवाही। 17 को किया गया सील। गैर पंजीकरण को बिना मान्यता के चला रहे थे मदरसे। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम धामी ने एम्स ऋषिकेश में तैनात हेली मेडिकल सेवा का निरीक्षण किया और वहां तैनात पायलटों से भी बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और सीएम धामी ने आयुष विभाग, पीईटी स्कैन मशीन, पीएसीएस सुविधा और उन बाल चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण किया। एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सीएम धामी शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर स्थान के मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। सीएम धामी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने स्वर्ण पदक देते हुए तस्वीर भी एक्स पर शेयर की। तो वहीं नैनीताल जिले की जिला अधिकारी वंदना सिंह के निर्देशानुसार हल्द्वानी शहर को हरियाली और सुंदरता की ओर अग्रसर करने के लिए वृक्षारोपण किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर कुल 1000 पेड़ लगाए जाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया। नगर आयुक्त आपको बताते चित्रा सिंह ने बताया कि अभियान में पहले चरण में नैनीताल रोड पर 200 पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए गड्ढे खोदने और पौधे लगाने का काम तेजी से चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण को भी ध्यान में रखते हुए विशेष प्रजातियों के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब चौड़ीकरण हुआ तो शहर से 30-40 के लगभग जो पेड़ कटे हैं, उसके बाद लोगों को ये लगा कि छायादार वृक्ष यहाँ से कट गए हैं। लेकिन इसमें फिर जिलाधिकारी महोदया ने, जो प्रशासक भी थी नगर निगम में, उन्होंने इसमें हमें कुछ बजट रिलीज़ किया और उन्होंने ये बोला कि आप इसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण शहर में करें। तो इसकी शुरुआत कर दी गई है। अभी प्रथम चरण में नैनीताल रोड पे 200 पेड़ लगाए जा रहे हैं। 200 पेड़ हमारे लगभग लग चुके हैं। ऐसे ही जहाँ जगह जगह हम स्थान चिन्हित कर रहे हैं और उन स्थान के अकॉर्डिंग जिस हाइट के पेड़ चाहिए, जैसे जहाँ हाई टेंशन लाइन है वहाँ कम हाइट के गुलमोहर आदि, जहाँ बड़ी जगह है वहाँ छायादार वृक्ष पाकड़ जैसे, और कुछ बेला के वृक्ष लगाए गए हैं, कुछ पॉम ट्री लगाए गए हैं। तो जगह जगह हमें जैसी अवेलेबिलिटी है वैसे वृक्ष लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि पर्यावरण संतुलन को बनाया जाए। इसके अलावा जो शहर का सौंदर्य है वो भी उससे बढ़ेगा। पूरे शहर में लगाए जाएंगे हर जगह? बिल्कुल, पूरे शहर में ये वृक्ष लगाए जा रहे हैं और किसी के भी पास कोई स्थान जहाँ भी अवेलेबल होगा, अगर निजी स्थान पर भी, वहाँ पर भी जो छायादार वृक्ष हैं वो भी लगाए जाएंगे। तो वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रदेश सरकार और अफसरशाही के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। विधायक ने प्रदेश में अफसरशाही को मनमानी और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को लेकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हर छोटे बड़े कार्य में जनता की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो साफ दर्शाता है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। सुमित हृदयेश ने नैनीताल जिले की 5 विधानसभा सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां सत्ता पक्ष के विधायक भी अधिकारियों के आगे मूक दर्शक बन रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक और नेता इन अफसरों के सामने नतमस्तक हो गए हैं। साफ स्पष्ट बात यह है कि कांग्रेस की अगर शासन या सरकार होती है तो अधिकारी नेताओं की सुनते हैं। यहाँ पे जिले में 6 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, यही 5 विधायक अधिकारियों से काम नहीं करवा पाते और अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है और जनता, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों की गुलाम बन चुकी है और सरकार की गुलाम बन चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय राजनीति में इस प्रदेश की इतिहास में लिखा जाएगा और अधिकारी इतनी मनमानी कर रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मलिन बस्ती श्रेणी 1, 2 और 3 जो काठगोदाम में थी, वहां पे दबाव बनाकर कि तुम अतिक्रमणकारी हो, तोड़ो। हर दिन वहां अधिकारी पहुंच जा रहे थे उन बेचारों की अज्ञानता की वजह से। मेरे पास तो देर में विषय आया, अज्ञानता की वजह से उन्होंने खुद ही स्वतः सब तोड़ दिया। तो वहीं रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह को अपनी आधिकारिक वेबसाइट मिल गई है, जिसका शुभारंभ रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अभियान को समर्थन देते हुए जायरीनों की सुविधा के लिए पहल की गई थी। ये वेबसाइट पर पिरान कलियर आने वाले जायरीनों को दरगाह से जुड़ी सहमत और जानकारियां प्राप्त होंगी, वही समस्त जानकारियां प्राप्त होंगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सेवाएं और सुविधाएं प्रशासन को की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, इस वेबसाइट के जरिए जायरीन दरगाह के गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग भी कर घर बैठे करा सकेंगे। वहीं साथ ही देश विदेशों की जायरीन वेबसाइट के तहत दरगाह में दान भी दे सकेंगे, जो दरगाह के विकास कार्यों में लगाए जाएंगे। सरकार का बहुत बड़ा थ्रस्ट है डिजिटल इंडिया पे, ई गवर्नेंस पे। तो इसी के क्रम में जो है एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था कि दरगाह पिरान कलियर, जिसमें जो है देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और देश विदेश के श्रद्धालुओं की एक आस्था है। तो उसी के क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमने ये निर्णय लिया कि जल्दी जो है ICICI बैंक से स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो भी दरगाह का वेबसाइट जो डेवलपमेंट है या फिर उसका AMC जो है वो ICICI बैंक के थ्रू जो है हमने प्रपोजल दिया था और ICICI बैंक के सहयोग से जो है आज दरगाह का लॉन्च किया जा रहा है। इसमें जो है जायरीनों को, श्रद्धालुओं को बहुत तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि एक लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा ऐड होगी, साबरी गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग उसकी सुविधा होगी, दरगाह में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उसकी जो है लाइव अपडेट रहेगा। उसके साथ साथ जो है इवेंट गैलरी है, फ़ोटोज़ आप डाउनलोड कर सकेंगे, दरगाह के जो हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन फ़ोटोग्राफ्स हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो वहीं हरिद्वार के धनपुरा गांव में हुए ब्लास्ट मामले में केस दर्ज हुआ है। घटना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बजरंग दल उत्तराखंड के प्रांत संयोजक ने की और पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद ही आपको बताते चले कि संगठन के तहत जब उच्च अधिकारियों को बताया गया तो गहनता से जांच हुई और वहां से विस्फोटक सामग्री मिली। उन्होंने बताया कि गोदाम में भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी सामग्री बरामद हुई, जिसमें 4 कट्टे सफर पाउडर और कट्टा सफेद पाउडर, 3 कट्टे काले पत्थर जैसे पाउडर और कई खाली पटाखों के खोखे डिब्बे शामिल हैं। पुलिस ने फिलहाल गोदाम मालिक के खिलाफ विस्फोट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये गंभीर विषय है। एक बड़ा धमाका वहां हुआ है जिसे लोकल पुलिस के द्वारा निपटाने का प्रयास किया गया, पर जब उच्च स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने अच्छी कार्रवाई की। सभी पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक बड़ा विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। जो विस्फोट भी हुआ है उसमें जो घाव हैं वो गंभीर हैं। वो बताते हैं कि एक बड़ा विस्फोटक तैयार किया जा रहा था, तो वो एक जांच का विषय है। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बारूद कहाँ से आया था, जो ये विस्फोटक आया था वो कहाँ से आया था और ये बना के कहाँ भेजे जा रहे थे और कितने बनाए गए हैं, ये सब जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय। ये उतना विस्फोटक वो जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि पर हमें जो है बताया गया है कि कुछ बांग्लादेशी इनके यहाँ देखे गए हैं, पर वो जांच का विषय है कि उसमें कितनी सच्चा है। बंगाल आज जो है कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी और भारत विरोधी चीजों का केंद्र बना है, और वो जांच होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल है रजिस्टर्ड, हॉस्पिटल पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी।
लॉन्ग वीकेंड के चलते देहरादून में संभावित ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने निरसपना और पुल और आशा रोडी समेत कई प्रमुख मार्गों को स्थलीय निरीक्षण किया और मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं एसएसपी के विशेष रूप से पर्यटकों को आम नागरिकों की सुविधा में ध्यान में रखते हुए तैयारियों का जायजा लिया। ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रूट डायवर्जन प्लान के तहत डाइवर्ट किए गए चौराहे का निरीक्षण भी किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीकेंड के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने कटों को अस्थायी रूप से बंद किया जाए ताकि ट्रैफिक की रफ्तार बनी रहे। साथ ही शहर में दिन के समय प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों को शहर के बाहरी मार्गों पर रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं हरिद्वार के बहारदाबाद थाना क्षेत्र में ग्राम दौलतपुर में पुराने जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। घटना की सूचना पर चौकी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दोनों पक्ष मरने मारने पर आमदा थे और बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब हालत नहीं संभल ली तो शांति व्यवस्था भंग करने पर संजय, सुमित, हर्ष, मुन्नू गिरी, विशु गिरी और ऋषु गिरी के खिलाफ BNSS के तहत कार्यवाही की गई। तो वहीं रुड़की के पिरान कलियर थाना इलाके में मेडिकल स्टोर स्वामी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे देखा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर स्वामी को 3 युवक लाठी डंडों से पीट रहे हैं। तो वहीं वीडियो में तीनों युवक हाथों में लाठी डंडे लेकर मेडिकल स्टोर में घुसते दिखे गए और मेडिकल स्टोर स्वामी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सीसीटीवी वीडियो में मेडिकल स्वामी उनसे इधर उधर बचने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की माने तो दो पक्षों के बीच की बात को लेकर यह विवाद बढ़ा हुआ है। क्षेत्र का मामला है, पारिवारिक लोग हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ऑलरेडी उनमें पहले FIR हुआ है। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष वाला घटनाक्रम है। 304B में मुकदमा, दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज है। तो कल ये जो 2-3 लोग दुकान के अंदर घुस के जिन्होंने मारपीट करी, पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया है। उन तीनों में से 2 को अरेस्ट कर लिया है और तीसरे की अभी खोज चल रही है। तो आगे जो पकड़ में आने के बाद उन सबके खिलाफ लीगल कार्रवाई की। तो वहीं रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके में हुई बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है और आपको बताते चले कि एक कारोबारी के घर हुई 90 लाख की नकदी और जेवरात चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाला पीड़ित कारोबारी का दामाद, बेटी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 60 लाख रुपए नकदी, ज्वेलरी सहित घटना के उपयोग की गई कार भी बरामद कर ली है। वहीं फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। अप्रैल को थाना गंगनहर के अंबर तालाब क्षेत्र में वादी मोहम्मद सरवर द्वारा पुलिस को यह अवगत कराया गया था कि उसके घर में जमीन बेच के करीब 90 लाख के आसपास रकम जो घर में रखी गई थी वो वहां से चोरी की गई है। मामले में की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना गंगनहर और हमारी CIU की टीम के द्वारा जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने CCTV फुटेजेस के साथ साथ सारे जो हमारे फोरेंसिक जितने साक्ष्य हैं उसको संकलित करते हुए इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, खासकर जो महिला है उसका पति और उसके भाई, 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ से बात पता लगी कि उनके द्वारा ही ये चोरी की गई है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल 60 लाख से ऊपर की नकदी रकम जमा की, जो उनके द्वारा चोरी की गई थी वो बरामद की गई। साथ में ज्वेलरी और अन्य जो सामान जो उसने कार खरीदने के लिए जो लोन लिया था वो भी उसके द्वारा जमा करना पाया गया था। तो वहीं देवभूमि मदरसा जिहाद पर स्ट्राइक चल रही है। मदरसे की आड़ में देवभूमि में लैंड जिहाद के खिलाफ, कट्टरता के अतिक्रमण के खिलाफ CM धामी का रण फुल एक्शन मोड में है। उत्तराखंड में अब अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। बीजेपी जहां इसे राष्ट्र विरोधी सोच के खिलाफ बड़ा कदम बता रही है, जहां कट्टर सोच पनपती है, तो वहीं कांग्रेस इसे खास समुदाय के खिलाफ बीजेपी का सोचा समझा एक्शन बता रही है। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। अवैध मदरसों का खेल धामी कर रहे खत्म।
गैर कानूनी मदरसों पर धामी का हथौड़ा, गैर पंजीकृत मदरसों का कानूनी मसौदा, बैंक खातों के साथ भू दस्तावेजों की जांच। अपील, अफवाहों को लेकर आप ना हो गुमराह। उत्तराखंड में धामी सरकार का फर्जी मदरसों पर एक्शन जारी है। अब तक सैकड़ों मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो चुका है। गैर पंजीकृत मदरसों को सील करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। सैकड़ों की तादाद में अवैध मदरसों को बंद किया जा चुका है। यही नहीं, अवैध मदरसों के बैंक खातों और उनके भू दस्तावेजों की जांच भी एक्शन मोड में है। मार्च की शुरुआत से अब तक देखा जाए तो उत्तराखंड में गैर पंजीकृत 136 मदरसों से ज्यादा इस्लामी शिक्षण संस्थान जहां धार्मिक और आधुनिक शिक्षा दी जाती है और मकतबों जहां प्राथमिक धार्मिक शिक्षा दी जाती है, सील किया गया है। हाल ही में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 3 मदरसों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई। छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर जिनका की कोई जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील। थैंक यू सर। दरअसल इन मदरसों के खिलाफ मान्यता न होने के साथ साथ सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों के उल्लंघन के भी आरोप लगे हैं। इन मदरसों की फंडिंग की भी जांच हो रही है, जिसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री धामी के कार्यालय पहुंचाई जाएगी। सरकार का कहना है कि ये कदम उन मदरसों के खिलाफ उठाया गया है जो गैर पंजीकृत हैं या जिनके दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं। कार्रवाई का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मदरसों पर हो रही कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया। मध्य प्रदेश की हुकूमत और उत्तराखंड की हुकूमत को ये ध्यान देना चाहिए कि संविधान ने तमाम अल्पसंख्यकों को अपने इदारा चलाने, संचालन करने, रखरखाव की, एजुकेशन की खुली इजाज़त दी है। संविधान जब इजाज़त देता है तो हुकूमतों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मदरसों पर बुलडोजर चलाएं या उनको सील करें, बंद करें। ये सरासर इंसाफ का गला घोटना है, अन्याय है और अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाना है। उनके इदारों पर बुलडोजर चलाकर बंद कर उनके भरोसे को तोड़ना है और अखलाकी ज़हनी तौर पर दबाव डालना है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान के अनुरूप काम कर रही है। यही नहीं, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू किया है ताकि मदरसा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वो वक्फ बोर्ड और यूसीसी जैसे मुद्दों पर गुमराह न हो। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में समरसता और समानता के नए युग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके तहत अवैध मदरसों का खेल खत्म कर धामी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान अधिकार और कानून देकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर भरोसा कायम रखते हुए आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इससे पहले उत्तराखंड सरकार और प्रशासन इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों में जुट गया है। वहीं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोले जाएंगे। हर साल लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में भाग लेते हैं। पिछले वर्ष करीब 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया था और इस बार उससे भी अधिक संख्या की उम्मीद की जा रही है। हालांकि यात्रा लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर शंका जताई है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस एक पवित्र यात्रा को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।
देखिए, कांग्रेस को हर विषय पर एक प्रकार से संदेह व्यक्त करने का एक आदत सी बन गई है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, कांग्रेस उत्तराखंड की यात्रा को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। हर जगह संदेह का रखते रखते आज हम 63 लाख यात्री पिछली बार लगभग हमारी यात्रा में पहुंचा है, जहां हम 55 लाख का आंकड़ा और सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इन ऑल जो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है, आज भी हम लोग बैठे थे, लगभग 60 लाख से ज्यादा यात्री आया है। लेकिन कांग्रेस संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहां तक हेली सेवा का विषय है, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके ही भेजेंगे। तो वही उत्तराखंड सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में मिलेट्स नीति लाने जा रही है। सरकार का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देकर न केवल बंजर खेतों को वापस उपजाऊ बनाया जा सकता है, बल्कि बढ़ती वैश्विक मांग को स्वास्थ्य लाभ को भी साधा जा सकता है। हालांकि जंगली जानवरों की समस्या के कारण पहाड़ी इलाकों में खेती करना चुनौतीपूर्ण है। अब देखना होगा कि ये नीति किसानों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों के बारे में सोचने के लिए, और जिस प्रकार से हर महीने किसान के खाते में निधि जाती है, किसान निधि जाती है, वो यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के बारे में सोचती है और उस पर कार्य करती है। और जहां तक रही बात मिलेट्स योजना की, तो जब उत्तराखंड बना था तो कोदा जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे वाली नीति पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो ये जो मोटे अनाज के रूप में यहाँ पर मिलेट्स की पैदावार होती है और इससे लोगों को स्वरोजगार में भी काफी फायदा मिलता है। एक और बीजेपी धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में महिला अपराध में वृद्धि हुई है। अपराधियों पर शासन प्रशासन का कोई भी डर नहीं है, ना ही पुलिस अपराध रोकने में कामयाब साबित हो रही है। महिला अपराध में निश्चित ही बीजेपी के शासन में बढ़ोतरी हुई है। ममता जोशी बहुगुणा, अंकिता भंडारी, संतरेसा में वो बेटी, उत्तरकाशी की 4 बहनें, मैं रोज कह रहा हूँ, पिंकी, और अभी उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या होना, इनके 2 मंडल अध्यक्षों का जमानत में होना, और जमानत इसलिए कि 4 दिन तक मेडिकल नहीं हो रहे हैं, केस कमजोर किए जा रहे हैं। उसके अलावा बागेश्वर में एक घटना घट गई है। तो ये सारी चीजें साबित करती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है तंत्र फेल है और अपराधी को संरक्षण मिल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ थाने में आज तो वहीं वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति पर बोर्ड की मिली भगत से अवैध कब्जे के कई मामले उजागर हुए। इसके बाद केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन किया। वहीं बिल में हुए संशोधन पर बीजेपी नेता विशाल गुप्ता ने कहा कि ये किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि ये आम जनों की मांग थी। आगे उन्होंने कहा कि सरकार का ये कर्तव्य है कि जहां पर गलत हो रहा है वहां सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाए। ये कानून लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये विरोधाभास वाली योजनाएं नहीं है, इम्प्लीमेंट कानून का नहीं है। ये सरकार के अपना विजन और ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी 1925 जनसंघ की, 1951 जनसंघ की और 1980 भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पर आधार लेकर काम करती है। और आज वक्फ बोर्ड का जो निर्णय हुआ वो किसी समुदाय को लेकर नहीं है, किसी जाति विशेष को लेकर नहीं है। ये भारत के आम जन की डिमांड थी। जहां गलत हो रहा है वहां सरकार संवेदनशीलता अपनाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।